लास्ट क्लास में दो चीज हमने पढ़ा, एक समलंब चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल, दूसरा जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। यही दो चीज पढ़ाई गई थी। तो अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बना के दिखा दूं, है ना, अगर एक समलंब चतुर्भुज बनाया जाता है तो आपको पता है समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजाएं, मतलब एक युग्म समांतर होता है। तो परिमाप के लिए अगर मैं कहूँ चारों भुजा अगर दी गई है, ए बी सी डी, अगर किसी समलंब चतुर्भुज का चारों भुजा दी गई है तो इसका परिमाप क्या होता है? सीधे सीधे आप चारों भुजाओं को जोड़ देते हो और इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं होता, सीधे सीधे चारों भुजा को जोड़ देते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करोगे, एरिया की बात करोगे, तो क्या करोगे? इसमें जो भी दो समांतर भुजाएं आपको दिख रही है, जैसे कि ए और सी, तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं। मतलब हमेशा बोलना पड़ेगा समांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजा को जोड़ेंगे, दो से भाग लगाओगे, गुना क्या करोगे? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी से गुना कर देते हैं। यानी यहां से एक लंब डालते हैं, इसी लंब को एच या ऊंचाई कहते हैं, और ये होता क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है। तो यही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला था समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए। उसके आगे हमने जटिल आकृतियों के बारे में पढ़ा। तो जटिल आकृति क्या होती है? ऐसी आकृति जो कुछ सरल आकृति से मिलकर बनी हुई हो, या कह सकते हो ऐसी आकृति जिसके क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला या सूत्र हमारे पास नहीं होता, उसे जटिल आकृति कहेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए जटिल आकृति का क्षेत्रफल आप बताइए, तो क्या करोगे? उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने की कोशिश करोगे, सरल आकृतियों में तोड़ने की कोशिश करोगे, और फिर सभी छोटे छोटे भागों का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करोगे और फिर सभी को जोड़ दोगे। मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से बताया गया था आप सभी को, है ना, ये वाली क्वेश्चन आप सभी को बताई गई थी। अब इसमें क्या किया था? एक त्रिभुज और एक आयत में ये बना हुआ है ना, डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर आयत का क्षेत्रफल निकाला और इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल पता चल गया, है ना। तो यही हमारा तरीका होता है जटिल आकृति का क्षेत्रफल को कैलकुलेट करने का। तो यही दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में देना है। पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। हाँ पूजा, बताइए क्या डाउट है। हाँ माइक ऑन सर कर। हाँ, आपने ये समलंब का एरिया ए प्लस बी हाफ इंटू एच है इसका फॉर्मूला। ए प्लस सी बाई टू इंटू एच, है ना। तो देखो, आप ए प्लस बी लिखना चाह रहे हो, है ना। आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो। हाँ बताओ। सर जी, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला भी तो है समलंब का। 1/2 इंटू ए प्लस सी इंटू एच, है ना, यही कहना चाह रहे हो एरिया। यस सर। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही सेम चीज है। जैसे देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ यहाँ पर ये देखो, अगर मैं इस तरीके से लिखूं 1/2 गुना ए और a/2, इसमें कोई अंतर है क्या? ये दोनों सेम ही चीज है, यस सर। सेम ही चीज है ना। तो उसी तरीके से आप कहीं ऐसा लिखा हुआ देखोगे, यह भी और ये भी दोनों ही सेम चीज है। ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 गुना ए प्लस सी गुना एच, है ना, दोनों ही सही है और दोनों ही सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। आप एक्स वाई वाई लिख सकते हो या इसको एक्स इंटू वन वाई वाई लिख सकते हो, है ना, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है। और अभी मैं आपका चैट बंद कर रहा हूँ और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एक आकृति दिख रही है। सबसे पहले तो बोलूंगा इस आकृति का कोई भी फॉर्मूला नहीं है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखो इसको छोटे छोटे भागों में कैसे तोड़ोगे और इसका एरिया कैसे आप कैलकुलेट करोगे। पहले खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, ठीक है। अभी काफी कम आंसर आए हैं, जैसे ही बाकी सभी लोग आंसर देंगे फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। सर कर लिया। ठीक है, माइक नहीं ऑन करना है, बस वेट करेंगे, ठीक है।
सर हो गया। ठीक है, माइक बंद करने के लिए बोला जा रहा है ना, कोई नहीं बताएगा हो गया। काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अब सभी लोग बोलने लगेंगे तो फिर शोर मच जाएगी। एक आकृति दिखाया गया है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। इनमें से बताना कौन। ठीक है, 10 सेकेंड और रुकते हैं, फिर एंड करके पोल को एंड किया जाएगा और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड और है। अगर अब तक आंसर नहीं किया, 5 सेकेंड और है। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। आपका चैट सेक्शन ओपन है, कहीं पर भी डाउट होगा चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसी आकृति को एक नए पेज पे बना ले रहा हूं। ठीक है, अब हमें इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल यानी एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं यहां से 2 लाइन बना रहा हूं। देखो इस तरीके से, एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये, है ना। अब ये जो बड़ा सा आकृति आपको दिख रहा है, ये 3 भागों में बंटता हुआ दिख रहा होगा। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, है ना। 3 भागों में बट गया, और ये तीनों ही सर भाग क्या है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही? सभी लोग बताइएगा, आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है या नहीं जा रही? यस सर आ रही है। तो चैट सेक्शन में लिखना सर आ रहता है। रही ठीक है, ठीक है। जिनको भी आवाज नहीं जा रही है, एक बार लेफ्ट कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, एक बार लेफ्ट करना, जल्दी से ज्वाइन हो जाना है। चलिए, अब देखो, तीनों ही भागों को क्या कहेंगे? तीनों ही भागों को आयत कहेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऊपर का, बीच वाला और नीचे वाला, तीनों ही को हम आयत कह सकते हैं। अब देखो, इसे मैं A1 लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसे मैं A2 लिख दे रहा हूं, और इसे मैं A3 लिख दे रहा हूं। मतलब पहले भाग का क्षेत्रफल A1 हो गया, दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल A2 हो गया, तीसरे वाले आयत का क्षेत्रफल A3 हो गया। अब अगर हम A1 कैलकुलेट करने की सोची, A1 यानी पहले वाले आयत का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई का मान कितना है? लंबाई का मान आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, है ना। लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान कितना दिख रहा है? चौड़ाई आपको दिख रहा है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो पहला वाला जो आयत है A1, उसका एरिया आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बीच वाला जो आयत है, उसे हमने A2 कहा। तो A2 क्या होगा? यह भी एक आयत है, इसका भी जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई होगा, है ना। तो लंबाई कितनी है? तो यहां पर देखो, ये वाली भुजा, इतनी दूरी आप बोलोगे तो ये दूरी बोलोगे 4 सेंटीमीटर के बराबर है ना। ये दूरी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आयत है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। तो ये दोनों 4-4 सेंटीमीटर होगा। अब देखो, ये वाली लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों दी गई है क्वेश्चन पेपर में कि ये बराबर है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, तो यह भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब अगर ऐसा है, तो ये आयत का जो लंबाई होगा, इतना पूरा कितना होगा? ये पूरी दूरी आप बोलोगे ये 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब A2 जो भाग दिख रहा है, बीच वाला भाग, बीच वाले आयत की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 5 सेंटीमीटर तो दी गई है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो 6 गुना 5 कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बीच वाला आयत दिख रहा है, बीच वाला भाग, उसका टोटल एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिख रहा है। अब नीचे वाले भाग को देखो, A3 को देखो। तो अगर आप A3 को देखो, तो A3 का मान कितना आएगा? थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। A3, अच्छा, आवाज में कोई भी आवाज में प्रॉब्लम है, एक बार लेफ्ट कीजिएगा और ज्वाइन होइएगा, फिर आवाज आने लगेगी, है ना। चलिए, तो A3 का मान कितना होगा? A3 का मान भी लंबाई गुना चौड़ाई के ही बराबर होगा, क्योंकि यह भी आयत ही है ना। और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर तो दिख ही रही है साफ साफ। और ऊंचाई कितनी है, सॉरी, चौड़ाई कितनी है? तो ये चौड़ाई
2 सेंटीमीटर के बराबर है। क्वेश्चन पेपर में दिया गया है कि ये सभी 2 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से हमें मिला 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तक क्लियर है सभी को? A1 का मान 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 का मान 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और A3 का मान 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब बोलोगे अगर टोटल एरिया, पूरे आकृति के क्षेत्रफल को अगर मैं A कह रहा हूं तो A का मान कितना होगा? तीनों ही भाग को आप जोड़ दोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों ही भागों को आप जोड़ दोगे। A1 का मान आपको दिख रहा है 8, A2 का मान आपको दिख रहा है 30 और A3 का मान आपको दिख रहा है 8, है ना। इन तीनों को जोड़कर बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इन तीनों को जैसे ही जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा 46 और ये एरिया है इसलिए वर्ग इकाई यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो टोटल एरिया कितना आया? 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको घर पे खुद से सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा कि खुद से सोल्व करो, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी का? चलिए, रिपीट करना है। चलिए एक बार मैं इसी पेज पे रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो यहां पर जल्दी से देखो, इस वाले भाग को देखो, ऊपर वाला ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना 2, है ना। यहां से आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला भाग देखो, बीच वाला भाग देखो, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल आप बोलोगे सर इतना 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है और ये हमारा 1 सेंटीमीटर, टोटल इतना कितना हो गया? ये 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई यानी 6 गुना 5 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले भाग को देखो, तो ये हमें 4 सेंटीमीटर दिख रहा है। हाँ बताइए सर, ये 6 कहाँ से आया? आपने 2 और 1 को प्लस कर दिया तो ये 6 कहां से आया? ये देखिए, अगर मैं इसको मिला दूं, इतना दूरी दिख रहा है आपको 4 सेंटीमीटर। यस सर। ये 1 सेंटीमीटर है। यस सर। तो देखो यहाँ पर एक लाइन बनाया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ भी एक लाइन बनाया हुआ है, मतलब ये जो दूरी है इसके बराबर है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये टोटल कितना हो गया? 4, 1 5 और 1 6, ठीक है। हाँ। तो ये 6 सेंटीमीटर है लंबाई। अब यहाँ तो इसका एरिया कितना आएगा? 6 गुना 5 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर, हाँ। अब ये आपके जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 हाँ गुना जी। तो। अब टोटल एरिया देख लो, 8, 30 और 8 को जोड़ोगे आपका 46 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ओके सर। चलिए चलिए, अब माइक बंद करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर है। देखो, सर्वांगसम वर्ड आप सभी ने सुना है ना। जब भी आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही थी, ज्योमेट्री में सर्वांगसमता यानी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाए गए थे, त्रिभुज की सर्वांगसमता। वहां पर आपको यही बताया गया था कि कोई भी त्रिभुज बिल्कुल एक जैसी हो, मतलब उसका शेप, साइज, है ना, सारी चीज अगर एक जैसे हैं तो उसे ही हम सर्वांगसम कहते हैं। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, सर्व अंग सब, है ना, जिसके सभी अंग समान हो तो उसे हम सर्वांगसम कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब अगर सभी चीज इक्वल है तो उनका क्षेत्रफल भी इक्वल होगा, है ना। तो कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि कोई दो आकृति अगर सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो क्या ध्यान रखिएगा? कोई भी दो आकृति अगर सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल हमेशा समान होगा यानी हमेशा इक्वल होगा। अगर मैं दो रेक्टेंगल बना दूं, है ना, दो रेक्टेंगल यानी दो आयत बना दूं, और अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों आयत जो है सर्वांगसम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। बिल्कुल अगर एक जैसे हैं तो अगर इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइएगा। ए का मान कितना होगा? सर सेम होगा। सेम होगा। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है। आप सभी लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो ना, इतना तो आप सभी को पता है कि माइक कभी नहीं ऑन करना है, चैट सेक्शन में लिखना है। तो अगर दो आकृति सर्वांगसम है, आपको ये पता है सर्वांगसम का मतलब बिल्कुल एक जैसा होता है, हर एक तरीके से बिल्कुल सेम। तो अगर इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस वाले आयत का भी क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो सर्वांगसम आकृति का क्षेत्रफल हमेशा बराबर है।
अगर त्रिभुज की बात करोगे, ये पहला त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है बताओ। अगर बोलो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर आधार हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे 1/2 गुना बेस आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, है ना, बीसी 6 लिख दिया। ऊंचाई आप कह रहे हो 4 सेंटीमीटर, इस वाले को हम ऊंचाई कहेंगे। तो अब यहां से आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां से पता चल रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं कह रहा हूं कि एबीसी और पीक्यूआर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, अगर सर्वांगसम है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप बोलोगे सर अगर दोनों सर्वांगसम है तो यहां मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूं, इसको आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बोलोगे इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और आपको बताया गया था कि सर्वांगसमता का ये चिन्ह होता है ना। ये सारी बात समझ में आई। सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी है कि वो दोनों सर्वांगसम होंगे, हाँ या ना। क्या दो आकृति का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो क्या वो दोनों सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे अगर दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि उनका वो दोनों सर्वांगसम होंगे। जैसा कि अभी आपको यहां पर दिख रहा है, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताओ। तो अभी अभी आपने सोल्व किया कि पहले वाले जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना, 6 गुना 4। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिला 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आयत का क्षेत्रफल बताओगे, इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होगा। आप बोलोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4 गुना 3, और यहां से आपको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो दोनों के क्षेत्रफल देखो इक्वल आ रहे हैं, दोनों के एरिया तो इक्वल है। क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम है, क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम है, हाँ या ना। बोलोगे नहीं, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है ना, दोनों के शेप भी अलग है, साइज भी अलग है ना। तो शेप ही अलग है तो साइज की बात नहीं करेंगे, है ना, दोनों के शेप बिल्कुल अलग है, एक त्रिभुज है एक आयत है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि समान क्षेत्रफल वाली आकृति का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, वो सर्वांगसम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अब कोई दो चीज अगर सर्वांगसम नहीं होंगे तो कुछ इस तरीके से लिख के दिखाते हैं ना, सर्वांगसमता का साइन बनाओगे फिर इसे काट दोगे तो इसका मतलब हुआ ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लिखते हो एक्स वाई के बराबर है तो आप ऐसे लिखोगे एक्स इज इक्वल टू वाई। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं एक्स वाई के बराबर नहीं है तो आप ऐसे लिखते हो ना, एक्स वाई के बराबर नहीं, है ना। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि सर्वांगसम नहीं है तो इस तरीके से बना के काट दोगे। इतना सारा चीज समझ में आया, इतना क्लियर है कि अगर ये दोनों की क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि दोनों आकृति सर्वांगसम है ना। तो वही चीज बताया गया कि दोनों सर्वांगसम हो सकता नहीं। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो एक दो त्रिभुज दिखाई गई है आपको, दो त्रिभुज है आपके सामने, आपको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताना है जबकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है। अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कुछ कुछ डेटा यहां पर दी गई है, तो आप ये बताओगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है जबकि एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भुजाएं और कुछ कोण दी गई है।
अच्छा, काफी कम आंसर आए, ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, जितने भी आंसर आए हैं सिर्फ एक आंसर छोड़ के बाकी सभी के आंसर सही है, तो ये एक अच्छी बात है ना। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। 10 सेकेंड और रुकते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड में इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं इस पोल को एंड कर दे रहा हूं और आपका चैट सेक्शन ओपन है। अब देखिए, क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको दिखेगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगर हम दोनों त्रिभुज को देखें तो आपको क्या दिख रहा है, ए सी का मान 4 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान भी आपको 4 सेंटीमीटर, मतलब हम कह सकते हैं ना ए सी की जो लंबाई है पी क्यू के बराबर है। तो दो एक भुजा बराबर दिख गया है ना, तो हमें क्या दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज पी क्यू आर में एक भुजा बराबर। तो यहाँ पर मैं एक एस लिख दे रहा हूँ, है ना। सर्वांग समता याद करो, जब सर्वांग समता आपको पढ़ाई गई थी तो 4-5 प्रतिबंध पढ़ाए गए थे, है ना। टोटल 4 प्रतिबंध पढ़ाए गए थे, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड और एंगल साइड एंगल, है ना। ये 4 प्रतिबंध पढ़ाए गए थे। वहां पर आपको नियम बताया गया था कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, आप कैसे पहचानोगे, है ना। तो यहाँ पर वही चीज यूज हो रहा है। तो पुरानी सारी चीज आपको याद रखने हैं। तो हमें दिख रहा है ए सी पी आर के बराबर, एक भुजा बराबर दिखा तो हमने एक एस लिख दिया। फिर मुझे क्या दिख रहा है, बी सी का मान जो 3 सेंटीमीटर है क्यू आर के बराबर है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर दिख रहा है। दो भुजा बराबर दिख रही है तो मैं एक और एस लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, जो भी दो भुजा, एक 4 सेंटीमीटर वाली एक 3 सेंटीमीटर वाली, उसके बीच का कोण कितना है, उसके बीच का कोण हमें 70 डिग्री दिख रहा है। अब इस वाले त्रिभुज को देखो पी क्यू आर में, पी क्यू आर में भी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले बीच में जो कोण, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले भुजा के बीच वाला जो कोण है वो 70 डिग्री है। तो अगर ऐसा है तो मैं इसके बीच में एक ए लिख दूंगा, है ना। तो साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम मिल रहे हैं। इतना क्लियर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कौन से प्रतिबंध से, साइड एंगल साइड प्रतिबंध से, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से, ठीक है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तब आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब बताओगे त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप सभी के मैक्सिमम लोगों के आंसर यही थे कि 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम होती है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, इक्वल होता है। तो आंसर बी हमारा सही होगा। ये क्लियर है सभी का। काफी आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको सर्वांगसमता देखना था। ठीक है, क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे त्रिभुज पी क्यू आर का बेस यानी आधार यानी क्यू आर की लंबाई पूछी जा रही है, तो ये बताइएगा। और चैट को मैं बंद कर दे रहा हूं और आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, तो ट्राई कीजिएगा। अगर एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज के सर्वांगसम है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का आधार पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल देखो एबीसी त्रिभुज का दिया गया है, आधार आपको पी क्यू आर त्रिभुज का पूछा जा रहा है, यानी क्यू आर की लंबाई पूछी जा रही है।
अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो त्रिभुज पीक्यूआर का आधार बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर काफी कम आए। पीक्यूआर त्रिभुज का ऊंचाई आपको दिया गया है, अभी जो पढ़ाया गया उसको यूज करना है। पंद्रह सेकंड और है, 15 सेकंड और है आपके पास। अगर अब तक नहीं सोल्व किया हो तो जल्दी से सोल्व करिए, आंसर कीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है और यह भी बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है। चलिए 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। अब देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिखेगा त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सबसे पहले तो यही बोला गया। अब अगर मैं कह रहा हूं पहले वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल भी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे त्रिभुज पीक्यूआर त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप बोलोगे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल के लिए आप क्या करते हो, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, सीधे यही फॉर्मूला है ना। तो आप लिखोगे हाफ 1/2, आधार क्या है हमारा, आधार क्यूआर के बराबर है ना, यही हमारा आधार है, क्यूआर इस त्रिभुज का आधार है, तो क्यूआर लिख दिया है ना। और ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा है हमारा, ऊंचाई हमारा पीएस है ना। ये 7 सेंटीमीटर जो लंबी दिख रही है, इसे हम पीएस ऊंचाई लिख सकते हैं। पीएस इसी का मान आपको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। अब यहाँ के आगे क्या करोगे, जो भी मान आपको दिए गए हैं उसका मान भर दो, तो 1/2 लिखोगे। क्यूआर का मान हमें नहीं पता, तो क्यूआर का मान लिख देते हैं, क्यूआर ही हमें पता करना है। पीएस का मान आपको दिख रहा है 7 है ना, और ये 28। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको सीधे सीधे मिल जाएगा क्यूआर बराबर 28 इंटू 2/7। यहां से सोल्व करने पे आपको मिलेगा क्या, 28 को अगर 7 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, यानी 4 गुना 2 8 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है हमारा, ऊंचाई या पीएस का मान, सॉरी बेस ना, हमारा बेस पता करना था है ना, बेस यानी आधार जो होगा वो हमारा 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो बेस यानी क्यूआर का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। अच्छा, 28 को 2 से क्यों गुना किया, 28 को 2 से इसलिए गुना किया क्योंकि इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ था है ना। इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, 1/2 गुना क्यूआर गुना 7 बराबर 28। तो ये दो जो नीचे की तरफ है बराबर के उस साइड जाके 28 के साथ गुना हो जाएगा, 7 जो ऊपर की तरफ है वो नीचे में आ जाएगा। 28/7 लिख दिया, 2 को गुना कर दिया। अब समझ में आया, ये क्लियर है ना। मंजू कुमारी आप ये बताओ, ठीक है। तो बस इक्वेशन सोल्व करना है, ठीक है, ये सारे बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए आप सभी को समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या पढ़ना है। अब अगला टॉपिक जो है हमारा सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड फिगर क्या होता है, 3D शेप जितने भी होते हैं
जो भी त्रिविमीय आकृति होती है उसे ही हम ठोस आकृति या सॉलिड फिगर कहते हैं, है ना। अब 3D आकृति क्या होता है, अगर आपको याद हो, जिस क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन जब स्टार्ट कराया गया था उसी वक्त आपको बताया गया था कि 3D आकृति और 2D आकृति क्या होती है। मतलब ऐसे कोई आकृति जिसमें दो विमा हो, है ना, सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो या लंबाई ऊंचाई हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विविमीय कहेंगे, 2D कहेंगे। अगर कोई आकृति में 3 विमा हो जाए, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी आ जाए, तो ऐसे आकृति को 3D कहेंगे, त्रिविमीय कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी आकृति जिसमें 3 विमाएं हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऐसे आकृति को क्या कहोगे, त्रिविमीय आकृति कहोगे, 3D शेप कहोगे, है ना। और इसे ही हम सॉलिड फिगर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठोस आकृति एक नाम है, ठोस आकृति कहते हैं, सॉलिड शेप कहते हैं या सॉलिड फिगर कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा, एक ऊंचाई होगा। दूसरे तरीके से ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आकृति कुछ स्थान घेरती है ना। कुछ स्थान अगर आपके टेबल पर, मान लो कोई आकृति को आप अपने कॉपी पर बनाओ या टेबल पर रखो, कुछ स्थान घेरती है। अगर वो हवा में भी कुछ स्थान घेरने लगे, कोई आकृति अगर हवा में भी स्थान घेरने लगे, तो ऐसे आकृति को हम ठोस आकृति या फिर 3D शेप कहेंगे। ये क्लियर है। 2 तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि कुछ क्षेत्र के साथ हवा में भी कुछ स्थान घेरे, है ना, तो ऐसी आकृति को हम लोग त्रिविमीय या 3D शेप कहेंगे या सॉलिड फिगर कहेंगे। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब सर 3D विमाएं को क्या बोलेंगे? वीमा को इंग्लिश में डायमेंशन कहेंगे। और वीमा होती क्या है, ये सारे उस वर्ड जो सुनते हो ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई, ये सभी चीजों को ही वीमा कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में उसे डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना, थिकनेस, ये सारी चीज डायमेंशन होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, काफी सारे आपको क्या क्या पढ़ना है, तो काफी सारे 3 डायमेंशनल शेप होते हैं। आपको बेसिकली यही चारों के बारे में पढ़ना है। जैसे जैसे एक एक करके हम लोग सिलेबस में आएगा, वैसे वैसे एक एक करके सभी को पढ़ते जाएंगे। तो जो पहला आकृति आपको दिख रहा है, अभी के लिए नाम बस देख लेना है आपको, घनाभ यानी क्यूबॉइड कहते हैं। जो दूसरा आकृति है इसे घन या क्यूब कहते हैं। तीसरा वाला जो आकृति है इसे बेलन या सिलेंडर कहते हैं। इसे शंकु या कोन कहते हैं। अब घनाभ की आकृति का आप अपने आसपास क्या देखते हो? ठीक है, आपके पास सबसे पहले तो आपका जो बुक है, किताब जो है, वह एक घनावाकार आकृति का है ना। वो बुक जो है वो घनावाकार है, क्यूबॉइड है। अगर मोबाइल का कोई डब्बा उठा लो, है ना, जनरली, तो मोबाइल का डब्बा जो होता है जनरली, हाँ, जो रबड़ है आपका इरेजर, वो भी कोई बॉक्स है, वो सभी के सभी क्या है, सूज का बॉक्स है ना। कोई भी बॉक्स ले लो तो जनरली घनावाकार यानी क्यूबॉइडिकल शेप का ही होता है। घन के आकृति का क्या होता है, तो अगर आप लोग लूडो खेलते होगे, है ना, लूडो, तो लूडो का जो डाइस होता है ना, पासा जिसे कहते हैं, तो वह क्या होता है, वह हमारा घन होता है ना, घन होता है या क्यूब होता है। हाँ, काफी एग्जाम्पल है। ठीक है, काफी एग्जाम्पल है। माचिस का डिबिया हो सकता है ना, बुक हो सकता है, आइस क्यूब हो सकता है। हाँ, चलिए। अच्छा, बेलन कोई बता सकता है कि बेलन की आकृति का आप क्या देखते हो? बेलन का आकृति का अपने आसपास क्या देखते हो? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, क्या देखते हो? सर एक तो बेलन है, हाँ, एक तो बेलन ही है, सिलेंडर भी है, सिलेंडर भी है, पाइप हाँ, और मोमबत्ती। हाँ, मोमबत्ती बिल्कुल सही है। कैंडल को हम कह सकते हैं मिलता जुलता, या फिर पाइप कह सकते हैं, पाइप कह सकते हैं। कुछ बॉटल्स, है ना, कुछ बॉटल्स होते हैं, बैटरी। टैंक होते हैं, है ना, पानी भरने का टैंक होता है। ठीक है, काफी हो सकते हैं। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं। चलिए, अच्छा, कोनिकल शेप का या शंकु के आकार का क्या होता है? गुलदस्ता भी होगा, सर बर्थडे कैप, बर्थडे कैप होगा, जोकर कैप होगा, है ना। तो ये सारी चीज, या टेंट, है ना, इस तरीके का टेंट भी आप लोग अगर देखे होंगे तो टेंट भी होता है ना। तो ये सारी चीज, आइसक्रीम कोन भी होता है, वेरी गुड। ठीक है, आइसक्रीम कोन भी शंकु के आकार का होता है ना। अच्छा, अभी तो बस आपको नाम बताया जा रहा है, इसके बारे में काफी सारी चीजें हम लोग एक एक करके सभी चीजें को देखेंगे, है ना। अभी आपको बस नाम बताया जा रहे हैं। हाँ, तो अपने डेली लाइफ में अगर आसपास की चीज को देखोगे, तो जो भी चीज अपने आसपास आपको दिखता है, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, कभी माइक सभी का बंद करना है, अभी सभी को माइक बंद रखिए। ठीक है, अपने आसपास जो भी चीज देखते हो, जनरली ज्यादातर जो भी चीजें होती है वो 3D होती है ना, लंबाई चौड़ाई और मोटाई होती है। मतलब
आपके टेबल पर अगर कोई चीज रखा हुआ है तो एक टेबल पर तो कुछ स्थान घेर रही है, हवा में भी कुछ स्थान घेर रही है। जैसे कि बॉल, ये जो गेम होता है, क्यूब है ना, बाल्टी, बुक, ये सभी के सभी क्या है, 3D आकृति है। आपके आसपास देख सकते हो टीवी है, फ्रिज है, लैंप है, आपका मोबाइल है ना, बॉटल्स है, बुक है, ये सारे के सारे क्या है, 3D आकृति है, सभी के सभी त्रिविमीय आकृतियां हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? द्विविमीय त्रिविमीय क्या होता है ये समझ में आया, पहचान लोगे? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड का समय इसलिए है क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको यह बताना है कि यहां पर जो आकृति आपको दिखाई गई है इसमें कौन सा आकृति 3D आकृति है। तो अभी पोल सेक्शन लॉन्च किया गया है, 10 सेकंड आपका अब शुरू होता है। चलिए, कौन सा त्रिविमीय आकृति है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। 4 आकृति है, देखो ABCD में कौन सा 3 डायमेंशनल शेप है। इसलिए आपको शुरू में ही बोला गया था कि आज की क्लास थोड़ी सी आपको आसान लगेगी, काफी आसान सा है ना, बस बेसिक्स आज बताया जा रहा है। चलिए 5 सेकंड और रुकेंगे, है ना। अच्छा, सभी के आंसर मैक्सिमम सही आए हैं, फिर भी एक आंसर गलत आया है, क्यों गलत आया है ये नहीं समझ में आ रहा, है ना। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। देखिए यहां पर सभी आकृतियों को आप देखोगे तो आप बोलोगे सर जो पहला है इसे तो आप आयत कहते हैं, इसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, सिर्फ 2 विमा है, इसलिए हवा में कोई स्थान नहीं घेर रहा, तो ये 2D शेप है ना, इसे 2D कहेंगे, द्विविमीय कहेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, ये हवा में कोई स्थान नहीं घेरता, इसे हम कॉपी पर बना सकते हैं, तो यह भी 2D आकृति है। ठीक है, तीसरे वाले को देखोगे तो इसको आप कहोगे त्रिभुज है ये, इसमें एक लंबाई होती है, बोलोगे सर इसमें चौड़ाई तो नहीं होती, लेकिन इसमें एक ऊंचाई होती है ना, एक ऊंचाई होती है, इसे आप ऊंचाई कहते हो। तो लंबाई हुई, ऊंचाई हुई, तो 2 विमा हो गए ना, तो लंबाई और ऊंचाई, तो इसे कहेंगे 2 डायमेंशनल आकृति, है ना, तो इसे भी हम 2D कहेंगे। और यह भी हवा में स्थान नहीं घेरती, इसे भी हम कॉपी पर बना सकते हैं, तो यह भी 2D आकृति होगी। अब तीसरे और चौथे आकृति को देखो, ऑप्शन डी को, तो यहाँ पर जो दिख रहा है यह एक घन है, आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे इसके डिटेल के बारे में। इसे देखो, अब बोलोगे सर इसे भी तो हम कॉपी पर बना दिया हमने, तो कॉपी पर तो बना दिया, लेकिन एग्जैक्ट ये बस घन को दिखाने के लिए, एक दर्शाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है ना। एग्जैक्ट घन ऐसा नहीं होता, अगर आप घन को आप इमेजिन कर पाओ तो वह एक हवा में स्थान घेरती है ना, तो इसे ही हम 3D आकृति कहेंगे। एक घन को आप कभी भी अपने कॉपी पर बना नहीं सकते, है ना, बस उसको दर्शाने के लिए इस तरीके से हम लोग उसका चित्र बनाते हैं। सभी भुजाओं को आप नहीं दिखा पा रहे हो, है ना, काफी भुजाएं पीछे की तरफ छुप गई है ना, काफी सारे फेस होते हैं इसके जो पीछे की तरफ है, हमें नहीं दिख रही है ना, तो पूरा घन नहीं बना सकते, तो इसे हम 3D आकृति कहेंगे और यही त्रिविमीय है। अच्छा, इसका एक और क्या नाम है, तो इसे हम ठोस आकृति भी कहेंगे, सॉलिड शेप भी कहेंगे। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा कि यह एक 3D आकृति है। ये समझ में आया ना। सर्किल 2D है, सर्किल बिल्कुल 2D है। अब देखो, अगर मैं एक सर्किल बना दूं, अगर हम एक वृत्त बना दें, अब वृत्त देखो, इस सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि यह क्या है, अब अपने कॉपी पर इसे आसानी से बना दिए, इसलिए 2D है। दूसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि यह आपके कॉपी पर कुछ स्थान घेर रही है, हवा में कोई स्थान घेर रही है क्या, तो बोलोगे कॉपी पर स्थान घेर रही है, हवा में कोई नहीं स्थान घेर रही, इसलिए यह 2D है। समझ में आया, इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक गोला की अगर बात करोगे ना, बॉल की अगर बात करोगे तो वह 3D है। जैसे बॉल के एग्जाम्पल में आप बॉल कर सकते हो, नारंगी कह सकते हो, फल, या फिर हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ, उसे भी आप कह सकते हो स्फीयर, गोला, है ना, तो ये सारे एक ही चीज स्फीयर है। तो स्फीयर और सर्कल में अंतर होता है, गोला और वृत्त में अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा क्यूबॉइड की तरफ, यानी घनाभ क्या होता है। अब देखो घनाभ के बारे में, हाँ बॉल को 3D कहेंगे ना, बॉल जो होता है, गेंद जो होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर नहीं समझो तो सीधे आप ये ध्यान रखो कि आप अगर बॉल को अपने टेबल पर रखते हो तो हवा में एक स्थान घेरती है ना, टेबल पर नहीं रख सकते, है ना, तो इसलिए उसको 3D कहते हैं। ठीक है, चलिए
अच्छा अभी ध्यान से सुनना है, ठीक है। अच्छा हाँ बताइए क्या डाउट है, बताइए परवीन समा। ऑरेंज, ऑरेंज नारंगी है ना, नारंगी को आप अगर अपने टेबल पर रख दो तो टेबल पे क्या करेगा, वो हवा में स्थान घेर रही है नहीं घेर रही, पहले ये बताओ। ऑरेंज हवा में स्थान घेर रही है या नहीं, है ना, हवा में एक स्थान घेर रही है। तो जब हवा में स्थान घेर रही है तो वो 3D हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगी। तो कोई भी चीज जो एक हवा में स्थान घेरती है उसे 3D यानी ठोस आकृति कहेंगे, ठीक है। आप इसे अपने टेबल पर रख दो, कोई हवा में स्थान नहीं घेर रही, उसे हम 2D कहेंगे। चलिए, तो देखो क्यूबॉइड में आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया इत्यादि, है ना। अब देखो अभी के लिए हम लोग बस उसके फलक, किनारे, शीर्ष यानी फेसेस, एजेस और वर्टेक्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं क्यूबॉइड होता क्या है। तो ये जो भी आकृति अभी आपके स्क्रीन पर बनी हुई दिख रही है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि इसे ही हम क्यूबॉइड यानी घनाभ कहते हैं, ठीक है। जो आकृति अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है बनते हुए, उसे ही क्यूबॉइड यानी घनाभ कहते हैं। ये बनता कैसे है, देखो ऐसे इमेजिन करना, आप अपने कॉपी का या बुक का एक पेज ले लो, है ना, एक पेज को ले लिया। इस पेज को आप क्या कहोगे, इस पेज को आप बोलोगे यह एक आयत है, यह एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब एक पेज, आपका जो मैथ्स का बुक है एनसीईआरटी वाला, उसका पेज नंबर 1 को देखो, उसके बाद पेज नंबर 2 रखा, है ना। क्या माइक बंद करना है, किसी का माइक ऑन है? चलिए, तो एक पेज रखा, पेज के ऊपर अगर पेज रखते गए, मतलब आयत के ऊपर अगर आप आयत रखते जाओगे, है ना, पेज क्या है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के ऊपर अगर रेक्टेंगल रखते गया तो फिर क्या बन गया, वो एक घनाभ बन गया, उसे ही हम क्यूबॉइड कहते हैं। समझ में आया? तो आपका जो बुक है अगर आप इस तरीके से बनाओ, ये आपको शायद पिछले बार भी मैं बना के दिखाया था, है ना। अगर आप बुक बनाओगे, ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको। तो ये जो बुक है वो बुक एक 3D आकृति है, जबकि एक पेज जो है वो 2D आकृति है, ठीक है। चलिए, तो बनता कैसे है, अगर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल यानी आयत के ऊपर आप आयत रखते जाओगे तो उसे ही हम क्यूबॉइड यानी घनाभ कहते हैं। अब देखो इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, तो यहां पर जो भी फेसेस होते हैं, जो सरफेस आपको दिखते हैं ना, सतह, कोई भी क्यूबॉइड को इमेजिन करो, अपना किताब को आप इमेजिन कर लो, अपने बुक को देख लो, तो जो भी सरफेस आपको दिख रहा है, सतह, वही सतह को क्यूबॉइड यानी घनाभ का फलक कहते हैं, उसे ही फेस कहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज आपको पढ़ना है, फलक क्या होता है, किनारे क्या होते हैं, और शीर्ष क्या होते हैं, यानी फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, और वर्टेक्स क्या होता है ना। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि अगर मैं इस वाले की बात करूं, कोई भी घनाभ का आधार को देखो, है ना, ये वाले भाग, इस वाले भाग को आप क्या कहोगे, इस वाले भाग को आप एक आयत कहोगे, है ना। और इसे ही हम क्या कहते हैं, एक फलक कहते हैं, एक फेस कहते हैं। तो ये नीचे का जो आधार दिख रहा है वही एक फलक है। इसी तरीके से एक फलक ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, है ना। कोई भी डब्बे को आप इमेजिन कर लो या अपने बुक को देखो, तो बुक आप जिस भी सरफेस पे आप रख रहे हो, नीचे वाला एक फेस हो गया, एक उसके ऊपर वाला एक फेस हो गया, तो 2 फेस आपको दिख गए, है ना। कितने फेस दिख गए, एक फेस यहाँ, एक फेस हमें यहाँ दिखा, दूसरा फेस हमें यहाँ दिखा, तीसरा फेस देखो ये वाला है ना, तीसरा फेस ये वाला है, ठीक है। चौथा फेस यानी चौथा फलक ये वाला है ना, चौथा फलक यहाँ पर दिखा। पांचवा फेस देखो, ये जो आगे की तरफ आपको दिख रही है, ये जो आगे की तरफ पूरी दिख रही है, ये वाला भाग, ये पूरा हमारा पांचवा फलक हो गया, है ना, पांचवा फलक हो गया। और छठा फलक यानी 6th फेज इसके पीछे की तरफ होगी, जो हम दिखा नहीं सकते, वो पीछे की तरफ रह गई होगी, है ना। टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए, ठीक है, टोटल 6 फेसेस हो गए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, टोटल 6 फेसेस होते हैं, किसी भी घनाभ में फलक 6 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बनाओगे कैसे, एक बार ये भी देख लो कि आपको अगर बनाना हो कोई क्यूबॉइड तो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे, है ना, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे,
एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से, ठीक है ना, 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सभी को लोग साथ के साथ बनाते चलो, है ना। अब इनके कॉर्नर्स को इस तरीके से मिला दोगे तो आपका एक क्यूबॉइड यानी घनाभ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक घनाभ बन गया। अब इसमें फेसेस की बात करो तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि फेसेस यानी फलक जो होते हैं, फलक कितने होते हैं, वो 6 होते हैं, ठीक है। किनारे यानी एजेस कितने होते हैं, एजेस देखो ऊपर की तरफ आप अपने बुक को देखोगे तो आपको दिखेगा 4 किनारा ऊपर की तरफ, जहां पर भी 2 फेसेस मिल रहे होंगे, जहां पर भी 2 फलक मिल रहे होंगे, 4 किनारा हमें यहां पर दिख गया, 4 किनारा हमें नीचे की तरफ दिख रहा है ना, 4 किनारा हमें नीचे की तरफ दिख रही है। तो 4 + 4 है ना, टोटल 8 हो गए, 4 + 4 8 होंगे क्या, नहीं 4 और है, और देखो 12 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास 4 और हो गए, तो टोटल हमारे पास 12 किनारे हो गए, ठीक है। किनारे कितने आ गए, तो किनारे हमारे पास 12 आ गए, समझ में आया, 12 22 नहीं 12 होंगे, है ना, 12 होंगे, ठीक है, किनारे 12 हो गए। अब देखो शीर्ष क्या होता है, त्रिभुज को याद कर लो, त्रिभुज में क्या होता है, ये जो कोने होते हैं कॉर्नर्स, इसे ही आप शीर्ष कहते थे ना, ये जो कॉर्नर्स होते थे उसे ही आप शीर्ष कहते हो। तो घनाभ में क्या होगा, घनाभ में ये जो सारे बिंदु आपको दिख रहे हैं, है ना, ये 2 3 4, ठीक है, जहां पर देखो 3 किनारे मिल रहे होंगे, है ना, 3 किनारे मिल रहे होंगे, वहां पर एक कॉर्नर बन जाएगा, उसे ही हम शीर्ष कहते हैं। तो इस वाले को हम शीर्ष या वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने किनारे हो गए, 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ, ठीक है। तो टोटल किनारे कितने आ गए, टोटल 8 किनारे आ गए, किनारे कितने, सॉरी शीर्ष वर्टेक्स कितने आ गए, 8 वर्टेक्स आ गए। कितना क्लियर है सभी को, ये सारी चीज क्लियर है, ठीक है। तो क्या क्या बताया गया, किसी भी घनाभ में फलक यानी फेसेस 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, और शीर्ष यानी वर्टेक्स 8 होते हैं। ऐसे भी ध्यान रखिएगा, फलक के बारे में तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, 6 फलक होते हैं, आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। किनारे के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जहां पर भी 2 फलक आपस में मिलते हैं, आप अपने बुक को उठाओ और बुक को देखो, जो भी किनारा आपको दिख रहा होगा वहां पर 2 फलक मिल रहा होगा, एक कुछ इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से, है ना। तो जहां पर भी 2 किनारा मिलेगा वहां पर एक किनारा, 2 भी फलक मिलेगा वहां पर एक किनारा बन जाएगा, है ना। टोटल फेसेस 6, टोटल किनारे 12, टोटल शीर्ष 8, है ना। और जहां पर भी किनारे 3 किनारे, है ना, देखो यहां पर एक किनारा शीर्ष बना, तो यहां पर अगर शीर्ष बना तो यहां पर 3 किनारे मिल रहे होंगे, है ना। तो यहां पर भी आपको दिखता होगा एक शीर्ष बनते हुए, तो 3 किनारा वहां से निकल रहा होगा, एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ। अगर आप इस वाले की बात करो तो एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ, 3 किनारा जहां पर मिलेगा उसे ही हम वर्टेक्स कहेंगे। ये सारी बातें क्लियर है, 6 पृष्ठ यानी फलक, 12 किनारा, 8 शीर्ष। चलिए तो आंसर कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे अगर आपने सुना है सारी चीजों को आसानी से ध्यान से तो काफी जल्दी से आप आंसर कर पाओगे। तो बस आपसे पूछा जा रहा है घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो शीर्षों की संख्या पूछी जा रही है, अभी अभी आपको बताया गया। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है। 10 सेकंड और रुकेंगे क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको याद होगा। पांच सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए घनाभ में शीर्षों की संख्या यानी वर्टेक्स की संख्या क्या होती है, जहां पर भी 3 किनारे मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं उसे ही हम वर्टेक्स कहते हैं, और 8 संख्या 8 होती है। कौन कौन से 8 हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, तो टोटल कितने हो गए? 8। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन में बिल्कुल इतना ही आसान है। बस आपको एक आकृति दिखाया गया है, इसमें कुछ हरे कलर का दिख रहा है, कुछ पिंक कलर का दिख रहा है। तो आपको बताना है कि जो हरे कलर का दिख रहा है भाग, उस भाग को आप घनाभ का क्या बोलोगे? आप घनाभ का फलक बोलोगे, किनारा बोलोगे, शीर्ष बोलोगे, या बिंदु कहोगे? बस इतना बताइए। जो हरे कलर का भाग आपको दिख रहा है उसे आप फलक कहते हो, एज यानी किनारा कहते हो, शीर्ष कहते हो, या बिंदु कहते हो? और जो लाइन्स है उसकी बात की जा रही है, जो हरे कलर की जो लाइन्स दिख रही है। चलिए 5 सेकंड और रुकेंगे क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए ये जो हरे कलर का दिख रहा है, अब मैं उसे लाल कलर का बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, है ना? तो ये जो 8 दिख रही है, 1, 2, 3, 4, तो ये जो लाइन्स है, इन सभी लाइन्स को क्या कहते हो आप? किसी भी घनाभ का किनारा कहते हो, है ना? एजेस कहते हैं। तो इसे हम एजेस कहते हैं। तो ये टोटल कितने होते हैं? एजेस की संख्या बताइएगा चैट सेक्शन में लिख के। ये तो हमने समझ लिया, इसे हम एजेस यानी किनारा कहेंगे। होते कितने हैं एजेस की संख्या? तो एजेस हमारे पास 12 होती है ना, 12 होते हैं। फेसेस हमारे पास 6 होते हैं। शीर्ष हमारे पास 8 होते हैं। ये सीधे सीधे आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है? चलिए, अगर ये आपने समझ लिया तो घन आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगला टॉपिक हमारे पास क्यूब है। क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं? तो बिल्कुल आसान है। अगर आपने ये समझ लिया घनाभ के बारे में तो बिल्कुल वही चीज यहां भी होगा। सीधे सीधे आप इतना याद रखिए कि घनाभ होता क्या है, सॉरी घन होता क्या है, क्यूब होता क्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि यह एक ठोस आकृति ही है। यह भी एक ठोस आकृति, यह भी एक सॉलिड फिगर है। अब देखो, आप इस तरीके से समझो, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप रेक्टेंगल यानी आयत कहते हो। आप अपने क्या कहा, अगर मैं कोई एक ऐसा रेक्टेंगल बना दूं जिसकी सभी भुजा बराबर हो जाए तो उसे हम वर्ग कहेंगे। तो ये हमारे पास एक आयत है, लेकिन इसे आपने वर्ग कहा। मतलब 2D में अगर आप 2D की बात करोगे, 2D की बात करोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। 3D में जब आप जाते हो तो उसी तरीके से आप कहते हो कि कोई भी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, यहां पर क्या बोला कि लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हो जाएगा तो वर्ग हो गया। 3D में क्या कहोगे, अगर किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही चीज बराबर हो जाए तो उसे हम घन कहेंगे। ये समझ में आया? इसकी लंबाई a के बराबर, चौड़ाई a के बराबर और ऊंचाई भी a के बराबर होती है। तो तीनों ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी। 2D और 3D को एक साथ देखने की कोशिश करो, है ना? कि अगर आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा तो उसे हम वर्ग कहेंगे, है ना? घनाभ में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक ऊंचाई तीसरी विमा भी आ गई तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी बराबर, तो उसे हम घन कहेंगे, ठीक है? अब इसमें फलक की संख्या कितनी होगी? तो जिस तरीके से घनाभ में याद किया, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी घन में फेसेस की संख्या 6 होंगे, किनारों की संख्या 12 होंगे और शीर्षों की संख्या, वर्टेक्स की संख्या 8 होगी, ठीक है? सेम ही होगा। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन पीछे हो गया, क्लास के एंड में उसको कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो जिस तरीके से घनाभ में याद किया, यहां पर भी आपको वही करना है। 6 फलक, 12 किनारे, 8 वर्टेक्स यानी शीर्ष, सेम होंगे। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी घन का आधार, ये भाग का शेप क्या होता है, आयत होगा या वर्ग होगा? किसी भी घन का आधार क्या होगा, स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा। और अगर इसको आपको ड्रॉ करना है तो आप बोलोगे वर्ग के ऊपर अगर मैं वर्ग रख दूं, काफी सारे अगर वर्ग रख दे तो जिस तरीके से आपने घना बनाया उसी तरीके से आप घन बनाओगे। 2 वर्ग बनाओगे, इस बार आप आयत नहीं बनाओगे, वर्ग बनाओगे यानी स्क्वायर बनाओगे। और इन सभी को इस तरीके से मिला दोगे तो आपका एक घन बन जाएगा, यानी एक क्यूब बन गया, ठीक है? चलिए,
तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 मिनट का समय बचा हुआ है, बस एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, उसके बाद होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बस सिर्फ आपसे इसमें घन के किनारे के बारे में आपसे पूछी जा रही है। तो एक घन में कितने किनारे होते हैं, जल्दी से बताइए। इसके बाद होमवर्क नोट किया जाएगा। एक घन में कितने किनारे होते हैं? सीधे सीधे आपको याद है कि किसी भी घनाभ में जितने किनारे होते हैं घन में भी होते हैं, है ना। घनाभ और घन बिल्कुल एक ही चीज होता है, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, सभी को ए लिख देते हैं, है ना। चलिए 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए, सीधे सीधे आपको इतना पता होना चाहिए कि घनाभ और घन में एजेस की संख्या 12 होती है ना, किनारों की संख्या 12 होती है ना, तो 12 होती है, ठीक है। तो यहां पर आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 किनारे ऊपर होते हैं, 4 किनारे नीचे की तरफ होते हैं, और 4 किनारे इस तरीके से उनको जोड़ने वाले होते हैं ना। तो टोटल 4 + 4 + 4 हमारा 12 सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था ये सारे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी आपको होमवर्क नोट करना है, एक्सरसाइज 9.1, ये आपको नेक्स्ट क्लास के पहले कर लेना है, ठीक है।